वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एलसीआर परिपथों की, जिसके अंतर्गत हमने विशेषता गुणांक को समझा था, क्यू को जाना था, और उससे पहले हमने अनुनादी परिपथ वगैरह, अनुनादी आवर्ती वगैरह की हमने बातें की थी। और अंतिम क्लास में हमने औसत शक्ति के बारे में जिक्र किया था कि एलसीआर परिपथ में औसत शक्ति का मान कैसे ज्ञात होता है। और उस औसत शक्ति का बच्चों यदि आपको फॉर्मूला याद हो तो पी एवरेज का जो मान है वो निकल के आया था क्या? पी आभासी, क्या मान निकल के आया था? पी एवरेज यानी कि औसत, पी औसत का मान निकल के आया था पी आभासी, और साथ में क्या था? कोस फाई था। यहाँ पे जो फाई है वो तात्क्षणिक वोल्ट था और तात्क्षणिक धारा के बीच में कलांतर है। यहाँ से यदि आप कोस फाई को निकालते हो तो वो आता है पी औसत बटे में कितना? पी आभासी। ये समीकरण आपको देखने को मिलती है। कोस फाई क्या होगा? शक्ति गुणांक होगा। फाई क्या होगा? फाई यहाँ पे तात्क्षणिक धारा और तात्क्षणिक वोल्टता के बीच में कलांतर होगा। तो परिभाषा क्या बनेगी शक्ति गुणांक की? कि तात्क्षणिक धारा बोले तो आई, जिसका मान हमने कल लिया था आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जब ये सूत्र में डेरिवेट किया था। तात्क्षणिक वोल्ट था जिसका मान वी नोट साइन ओमेगा टी हमने लिया था। तो तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के बीच में जो कलांतर है वो फाई है। इस कलांतर फाई की कोज्या यानी कि कोस फाई को ही शक्ति गुणांक कहते हैं। यानी कि एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ में तात्क्षणिक धारा व तात्क्षणिक वोल्टता के मध्य कलांतर की कोज्या को ही शक्ति गुणांक कहा जाता है। अर्थात कोस फाई है वो शक्ति गुणांक होता है, कोज्या यानी कि कोस होता है। ओके, और शक्ति गुणांक कोस फाई का मान औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात के तुल्य होता है। औसत शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात के तुल्य होगा किसका मान? शक्ति गुणांक यानी कि कोस फाई का मान। अब यहाँ पे अपने पास अनेक प्रकार के परिपथ थे। प्रत्यावर्ती परिपथ में सबसे पहले था शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध संधारित्र, फिर हमने आरसी की बात की, फिर हमने आरएल की बात की, उसके बाद हमने एलसीआर की बात की। एलसीआर में भी हमने अनुनादी परिपथ को समझा था। प्रत्येक परिपथ के लिए अलग अलग शक्ति गुणांक होते हैं। किस परिपथ के लिए शक्ति गुणांक कितना होगा वो बच्चों हमें सीधा सा याद रखना है। 1 नंबर का एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए शक्ति गुणांक बताइए, या आरसी प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए शक्ति गुणांक बताओ, या अनुनादी एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो शक्ति गुणांक आपको प्रत्येक परिपथ में याद रहना चाहिए। आइए अपने उस शक्ति गुणांक की बात कर लेते हैं कि किस परिपथ के अंदर शक्ति गुणांक है वो कितना बनेगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि शक्ति गुणांक यहाँ पे होगा क्या? कोस फाई होगा। शक्ति गुणांक आप किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ का निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि उसके लिए फाई का मान कितना है। फाई बोले तो तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के बीच में कलांतर कितना है। कलांतर की वैल्यू पुट करेंगे, कोस वगैरह की वैल्यू निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपनी बात करते हैं शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ। शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ, ठीक है जी। इसमें बच्चों कलांतर कितना होता है? प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में कलांतर यदि आपको पता हो, फेजर आरेख हमने खींचा था, आई और वी एक ही रेखा पे आ रहे थे, तो कलांतर बोले तो फाई का जो मान है वो कितना होता है? 0 होता है। अतः शक्ति गुणांक यानी कि कोस फाई का मान कितना बनेगा? तो जहाँ भी आपको फाई नज़र आ रहा है वहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से कोस फाई का मान कितना निकल के आएगा? कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो शक्ति गुणांक का मान 1 आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब अपने आगे की बहुत सारी परिपथों की बात करेंगे तो कहीं पे शक्ति कोस फाई का मान यानी कि शक्ति गुणांक का मान 1 प्राप्त होगा, कहीं पे 0 प्राप्त होगा। शक्ति गुणांक का मान 1 प्राप्त होता है बच्चों, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस परिपथ में उस लगी युक्ति के कारण ऊर्जा वेस्ट होगी, ऊर्जा की खपत होगी, शक्ति व्यय होगा, सीधी सी बात होगी। जैसे कि शुद्ध प्रतिरोध है, केवल एक प्रतिरोध लगा हुआ है परिपथ में, शक्ति गुणांक 1 निकल के आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिरोध के कारण उस परिपथ में शक्ति व्यय होगा, एनर्जी वेस्ट होगा।
ओके, ये चीज़ आप कोस फाई का मान निकाल करके भी देख सकते हो कि शक्ति व्यय होता है कि नहीं होता। यदि आप लोगों को याद हो तो शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध संधारित्र वाले में हमने ये कहा था शक्ति का आरेख बना करके कि पहले जब भी संधारित्र आवेशित और निरावेशित होता है या फिर प्रेरकत्व आवेशित चुंबकित और विचुंबकित होता है, उस केस में वो जितनी एनर्जी लेता है दूसरी हाफ साइकिल में उतनी एनर्जी वापस दे देता है, यानी कि शक्ति व्यय नहीं होता। तो ये तो वो तरीका था शक्ति व्यय होगा कि नहीं होगा। दूसरा, आप शक्ति गुणांक के आधार पर भी शक्ति व्यय को देख पाओगे। प्रतिरोध वाले में शक्ति व्यय होता है क्योंकि कोस फाई का मान 1 है। आगे अपने बात करें तो शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ, ओके। इसमें बच्चों कलांतर बता सकते हो कितना था? कलांतर वहां पे फाई का मान 90 डिग्री था और शुद्ध प्रेरकत्व वाले में वोल्टता है वो धारा से 90 डिग्री आगे थी। आगे कौन थी? तात्क्षणिक वोल्टता। पीछे कौन थी? तात्क्षणिक धारा। तो यहाँ से फिर कोस फाई यानी कि शक्ति गुणांक कितना बन जाता है? फाई का मान हो गया 90 डिग्री, कोस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर जो आपको शक्ति गुणांक मिलेगा वो 0 मिलेगा, और शक्ति गुणांक 0 होने का मतलब होता है कि प्रेरकत्व के कारण उस विद्युत परिपथ में शक्ति व्यय नहीं होता है। ओके, तीसरा अपने बात कर लेते हैं शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ की। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ, इसमें क्या होगा पता है? शक्ति फाई का मान यानी कि कलांतर का मान कितना होता है? यहाँ भी कलांतर का मान बच्चों कितना होता है? 90 डिग्री होता है। शुद्ध संधारित्र वाले की बात करोगे तो वहाँ पे जो तात्क्षणिक धारा है वो 90 डिग्री आगे रहेगी। किससे? तात्क्षणिक वोल्टता से। तो फाई का मान वहाँ पे 90 बनेगा। शक्ति गुणांक देख लो, कोस फाई कितना आ जाएगा? कोस 90 आ जाएगा, और कोस 90 का मान वापस से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 किसको रिप्रेजेंट करेगी? शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो ध्यान रखना, संधारित्र वाले केस में भी और प्रेरकत्व वाले केस में भी हमेशा कलांतर 90 डिग्री होने के कारण शक्ति गुणांक है वो कितना मिलता है? 0 मिलता है। और 0 होने का मतलब ये होता है कि परिपथ में चाहे प्रेरकत्व लगाओ और चाहे अकेला संधारित्र लगाओ, इनके कारण परिपथ में कोई शक्ति व्यय नहीं होता। ये तो बात होगी तीनों ही युक्तियों की अलग अलग, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र की। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आरसी या फिर आरएल या फिर एलसीआर, उस केस में अपने पास क्या क्या बनते हैं वैल्यूज। सबसे पहले अपने बात करेंगे आरएल प्रत्यावर्ती परिपथ की, आरएल प्रत्यावर्ती परिपथ, उसके बाद अपने आरसी को समझे और उसके बाद अपने एलसीआर को देखने वाले हैं। और जो आप देख रहे हो आरएल और आरसी कोई सा भी, वो आप एलसीआर का ज्ञात कर लो, तीनों का एक साथ निकल के आ जाएगा। यानी कि एलसीआर की बात करें तो एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ की बात कर लें। एलसीआर प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फाई का मान कितना है। एलसीआर परिपथ के लिए बच्चों अपने पास एक केस ये था, फाई का मान निकालें तो क्या tan फाई बराबर था XL माइनस XC बटे में R। tan फाई का मान हमें पता है, हमें निकालना किसका मान है? कोस फाई का मान निकालना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से इस प्रकार से आप एक त्रिभुज की कल्पना कर लो। ये त्रिभुज हो गया ABC। अब यहाँ पे ये समकोण हो गया। tan बराबर लाल बट्टा कक्का से क्या होता है? tan बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो अभिलंब कोण हो गया, यहाँ पे कोई भी एक निश्चित एंगल मान लो, इसको आप एंगल मान लो भाई ये फाई एंगल बन रहा है, तो अभिलंब ये हो जाएगा, या इसको एंगल मानो तो अभिलंब ये बन जाएगा। अभिलंब का मान कितना है? XL माइनस XC है। R क्या यहाँ पे आधार है, तो क्या हो गया? ये R हो गया। तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण होता है आधार स्क्वायर प्लस अभिलंब स्क्वायर, यानी कि कर्ण बन जाएगा R स्क्वायर, और ये आ जाता है XL माइनस XC का स्क्वायर, और उस पूरे का क्या लग जाएगा? रूट। तो यहाँ पे कर्ण आ गया, अंडर रूट में क्या? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। यदि आपको पता हो तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ये प्रतिबाधा के तुल्य निकल के आया था। ये प्रतिबाधा का भी मान था एलसीआर परिपथ में, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, यानी कि इसका अभिलंब XL माइनस XC है, आधार इसका R है, तो इसका कर्ण है वो बच्चों Z हो जाएगा। तो tan फाई आपको पता है, ज्ञात क्या करना है आपको यहाँ से? कोस फाई। तो कोस फाई को आप ज्ञात कैसे कर पाओगे? कोस के लिए बच्चों क्या होगा? आधार बटे कर्ण होगा। आधार कौन हो गया? ये R हो गया। कर्ण बच्चों कौन हो गया?
जेड हो गया जी। करंट की वैल्यू पुट कर दो तो कोस फाई यहाँ से कितना बन जाता है, आर बटे में जेड का मान कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और उसका यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। तो ये अपने पास कोस फाई का मान निकल के आ जाता है, किसके लिए, एल सी आर प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए। अब ये सिंपल सूत्र आपको याद है, कोस फाई बराबर आर बटे में जेड, यानी कि आर बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर का अंडररूट। ये सूत्र आपको याद है कौन से परिपथ के लिए, एल सी आर के लिए। तो एल सी आर के लिए यदि आपको ये कोस फाई यानी कि शक्ति गुणांक पता है तो आप इसको नंबर 4, 5 की बात कर लें, आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करें, उसके लिए आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कैसे, आर एल की बात करनी है, सी यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा तो सी वाली वैल्यू को हटा दो। तो इसके लिए कोस फाई कितना बन जाएगा, फिर कोस फाई बनेगा बच्चों आर बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर और उसका रूट, और आर एल प्रत्यावर्ती परिपथ में ये जो बटा वाली राशि है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर का रूट, ये भी उस केस में क्या था, ये समीकरण नंबर 5 आ गई, ये भी जेड का मान था, यानी कि आर एल के लिए भी कोस फाई है ना वो आर बटे जेड ही प्राप्त होता है। ओके, तो एल सी आर के लिए क्या था, आर बटे जेड था, आर एल के लिए भी आपको क्या मिलेगा, आर बटे में जेड ही मिलेगा। ये तो आर एल की बात हो गई। क्या कहोगे 6 नंबर में, आर सी प्रत्यावर्ती परिपथ की बात कर लो। आर सी प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या होगा, एल सी आर के लिए कोस फाई का मान है, आर और सी की बात होगी, एल एब्सेंट है तो एल वाली प्रतिबाधा हटा दो, एक्स एल को हटा दो, तो कोस फाई फिर यहाँ से कितना बचेगा, आर बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या आ जाएगा रूट, और आर सी के लिए जो बटा वाली राशि है वो जेड का मान था, और यहाँ से फिर से कोस फाई बराबर कितना आ जाता है, आर बटे में जेड निकल के आता है। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि चाहे आपके पास एल सी आर परिपथ हो, चाहे आर सी परिपथ हो, चाहे आर एल परिपथ हो, कॉम्बिनेशन वाला कोई सा भी परिपथ हो, जो कोस फाई यानी कि शक्ति गुणांक निकल के आता है उसका मान हमेशा और हमेशा कितना रहता है, आर बटे में जेड रहता है, और जेड उस किसी भी प्रकार के परिपथ के लिए कुल प्रतिबाधा होती है। ये एल सी आर परिपथ की बात हो गई। अब एल सी आर परिपथ में बच्चों एक केस और बनता है, कौन सा, अनुनाद का। अनुनादी एल सी आर परिपथ क्या होगा, जैसे अपने पास अब नेक्स्ट केस आता है, जितने भी नंबर भी होगा 7 या 8 नंबर, अनुनादी एल सी आर प्रत्यावर्ती परिपथ क्या बनेगा, कैसे बनेगा। अनुनादी एल सी आर में क्या होता है, एक्स एल और एक्स सी बराबर होते हैं। अनुनादी में क्या होता है बच्चों, एक्स एल और एक्स सी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना मान। और हम ये भी जानते हैं कि अनुनादी एल सी आर परिपथ में फाई का जो मान होता है वो कितना होता है, बता सकते हो। केवल आर प्रतिरोध बचा था, प्रतिबाधा आर बची थी, तो फाई का मान 0 प्राप्त होगा हमें, क्योंकि तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा, यदि आप एल सी आर वाला अनुनाद द्वारा जो देखोगे ना फेजर आरेख, तो आपको नजर आएगा धारा और वोल्टता एक ही रेखा पे, कलांतर आपको 0 मिलता है, यानी कि कोस फाई का मान वहाँ से कितना मिलता है, फिर 1 मिलता है। और आप यहाँ से देखो फाई का मान 0 है, कोस फाई 1 मिला, कोस फाई का मान 1 मिला, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। दूसरा आप यहाँ से ज्ञात भी कर सकते हो, एलसीआर की बात हो रही है, एलसीआर में कोस फाई का मान ये दे रखा है, और इसमें एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाएंगे। एक्सएल और एक्ससी बराबर होंगे तो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। तो बटे में क्या बचेगा, रूट का आर स्क्वायर बचेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कोस फाई बराबर आर बटे रूट का आर स्क्वायर। रूट का आर स्क्वायर है बच्चों, ये कितना बन जाता है, आर बन जाता है, आर से आर कैंसिल, मान कितना आ गया, 1 निकल के आ गया। यानी अनुनादी एलसीआर परिपथ में जो कोस फाई यानी कि शक्ति गुणांक का जो भी मान निकल के आता है वो कितना बनता है, 1 बनता है। तो ये चीज़ बच्चों आप अच्छे से याद रखोगे। और हाँ, एलसीआर अनुनादी परिपथ में जो प्रतिबाधा आती है वो केवल किसके तुल्य निकल के आती है, आर के तुल्य, ये भी ध्यान रखना। तो अनुनादी परिपथ में चाहे शक्ति गुणांक की बात कर लो चाहे कलांतर की बात कर लो, ठीक उतने ही होंगे जितने शुद्ध प्रतिरोध के लिए थे। क्यों? क्योंकि अनुनादी एलसीआर परिपथ शुद्ध प्रतिरोध वाले की भांति ही व्यवहार करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, मतलब कि जो शुद्ध प्रतिरोध वाले में जो प्रतिबाधा कलांतर वगैरह थे वही कलांतर प्रतिबाधा वगैरह अनुनादी एलसीआर में रहते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रतिबाधा वगैरह होती है वो शुद्ध प्रतिरोध वाले की भांति ही हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों ये अपने पास सिस्टम था, कोस फाई शक्ति गुणांक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हर साल 1 आध नंबर का क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछा जाता है, सीधा मान बोल दिया जाता है, एलसीआर अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान बताओ या एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान बताओ।
बताइए, ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो ये था अपने पास शक्ति गुणांक। आज के लिए बस इतना ही, कल अपने बात करेंगे एक नए टॉपिक की। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।